नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सारथी एकेडमी के इस YouTube चैनल पर, सारथी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे वर्ष 2022 का करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स की। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था अगस्त 2022 की अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, और दोस्तों आज से हम लोग शुरुआत करेंगे अगस्त 2022 की राष्ट्रीय समसामयिकी। तो दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि अगस्त 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी घटनाएं जो है वह घटित हो रही थी। दोस्तों विश्वास मान लीजिए इस एक क्लास में अगस्त 2022 की सारी राष्ट्रीय घटनाओं को साफ कर दिया जाएगा। सारी की सारी राष्ट्रीय घटनाओं को मेरे दोस्तों मिटिया मेट कर दिया जाएगा। इसी के साथ मेरे शेर चित्रों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो देख लीजिए राष्ट्रीय समसामयिकी अगस्त 2022 पहली घटना क्या थी मेरे दोस्तों। इसके तहत पहली घटना जो है वह क्या घटित हुई थी। अगस्त में देश ने मनाया 76वां स्वतंत्रता दिवस। जो दोस्तों अगस्त 2022 था, 15 अगस्त 2022 के दिन देश ने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था देश के द्वारा इस दिन? तो 76वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 के दिन भारत ने मनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वीं बार, दोस्तों मोदी जी ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बना दिया आपने मोदी दादा ने, और लगातार 9वीं बार, कौन सी बार मेरे शेर चित्तों? लगातार 9वीं बार जो है वह लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। पूछा जाए कि देश के प्रधानमंत्री ने कौन सी बार तिरंगा फहराया था, तो नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इसके अलावा दोस्तों इंदिरा गांधी जो थी उसने 16 बार फहराया था, और मनमोहन सिंह 10 ने ही स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी से अधिक बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वह चौथी सबसे ज्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री बन गए थे। इनसे ज्यादा बार तिरंगा झंडा जो है लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 17 बार, कितनी बार? जी हां 17 बार जो है वह लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया था। इसके अलावा दोस्तों जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने जो है वह 16 बार जो है वो लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया था, और मनमोहन सिंह जो थे नरेंद्र मोदी से पहले वाले प्रधानमंत्री, उन्होंने 10 बार जो है लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया था। तो चौथी सबसे ज्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री हमारे बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लगातार 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा जो है फहरा दिया था। टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ी विशेष रूप से आमंत्रित किए गए थे। दोस्तों याद रखना, खोपड़ी में सेट करना कि टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ी, वे खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया था, वे खिलाड़ी विशेष रूप से इसके लिए आमंत्रित किए गए थे। दोस्तों जो पैरालंपिक का आयोजन कहां पर हुआ था, तो हम सभी लोग जानते हैं कि पैरालंपिक का आयोजन कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन टोक्यो में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? टोक्यो में पैरालंपिक का आयोजन हुआ था। इसके अलावा मेरे दोस्तों ओलंपिक जो कहां पर हुए थे, वर्ष 2020 के ओलंपिक, इनका आयोजन कहां पर हुआ था, तो याद रखना टोक्यो में हुआ था। यह भी बात जो है वह सर्वविदित है कि टोक्यो में वर्ष 2020 के ओलंपिक का आयोजन हुआ था। वर्ष 2024 में ओलंपिक कहां पर होने वाले हैं, तो मेरे शेर चित्तों खोपड़ी में सेट कर देना, जी हां खोपड़ी में फिट कर देना कि वर्ष 2024 के ओलंपिक जो है वह पेरिस में होने वाले हैं। कहां पर होने वाले हैं? पेरिस में होने वाले हैं। वर्ष 2028 के ओलंपिक जो है वो कहां पर होंगे दोस्तों? वो होंगे अपने पास में लॉस एंजिल्स में। कहां पर होने वाले हैं? लॉस एंजिल्स में वर्ष 2028 के ओलंपिक होने वाले हैं, और यह लॉस एंजिल्स जो है वह दोस्तों यूएसए में है, जबकि पेरिस जो है वो फ्रांस में है। कहां पर है मेरे शेर चित्तों? पेरिस। पेरिस जो है वो फ्रांस में है, और यह पेरिस जो है वह सीन नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है यह पेरिस? तो दोस्तों पेरिस जो है वह अपने पास में सीन नदी के किनारे पर स्थित है। 2024 में ओलंपिक पेरिस में होंगे, 2028 में ओलंपिक जो है वो लॉस एंजिल्स यानी कि यूएसए में होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों वर्ष 2016 में ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया गया था, तो वर्ष 2016 में ओलंपिक का आयोजन जो है वो रियो में किया गया था। ब्राजील के रियो में इसका आयोजन जो है वह अपने पास में किया गया था। ये थे दोस्तों अपने पास में ओलंपिक। 2016 में ओलंपिक जो है वो रियो में हुए थे। 2020 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया था। वर्ष 2024 में पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। यह पेरिस जो है दोस्तों फ्रांस में स्थित है, और यह पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है। इस पेरिस को दोस्तों सुरा और सुंदरियों का नगर किसको कहा जाता है, तो इसी पेरिस को सुरा और सुंदरियों का
नगर कहा जाता है, एक चीज को याद रखना। और 2028 के ओलंपिक जो है वो लॉस एंजल्स यूएसए में आयोजित होने वाला है, याद रखना दोस्तों। 2024 और 2028 के ओलंपिक को, और जो 2020 के पैरालंपिक खिलाड़ी थे उनको इस 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में जो है वह विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। ये थी दोस्तों चर्चा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। अगली खबर क्या थी दोस्तों, देख लीजिए। अमृत महोत्सव क्या है दोस्तों, यह अमृत महोत्सव तो आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दोस्तों वर्ष 2022 में जो है देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूरे हो गए। कितने वर्ष पूरे हो गए मेरे शेर चित्तों, देश को स्वतंत्र हुए, तो देश को स्वतंत्र हुए पूरे के पूरे 75 वर्ष पूरे हो गए। और आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन पूरे देश में किया गया रहा। शुरुआत कब की गई थी दोस्तों इस आजादी के अमृत महोत्सव की, तो खोपड़ी में बिल्कुल से सेट कर लेना। कब की गई थी इस आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत, तो 12 मार्च 2021 से। एकदम से दोस्तों यह तारीख आप लोगों को याद होनी चाहिए कि 12 मार्च 2021 से आजादी के अमृत महोत्सव की देश में शुरुआत हुई थी। और पूर्ण कब होगा यह आजादी का अमृत महोत्सव, तो 15 अगस्त 2023 को। कब होने वाला है मेरे शेर चित्तों, तो 15 अगस्त 2023 के दिन यह आजादी का अमृत महोत्सव जो है वह पूर्ण होने वाला। यह थी दोस्तों चर्चा अमृत महोत्सव। पूछ ले अमृत महोत्सव का आयोजन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसी 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पूछ ले कि आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी, तो फाड़ के आना, पेपर में ठोक के आना कि 12 मार्च 2021 के दिन इस आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी। और कब पूर्ण होगा, तो 15 अगस्त 2023 के दिन, यानी कि अगले स्वतंत्रता दिवस पर यह आजादी का अमृत महोत्सव मेरे शेर चित्तों पूरा होने वाला है। तो दोस्तों इस पर आप लोग जो है वो 5 स्टार डाल देना, इस पर फुल जड़िया डाल देना, क्योंकि परीक्षा में ये जो है वो फट सकता है, पूछा जा सकता है आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में। ये थी दोस्तों चर्चा। अगली खबर देख लीजिए, हर घर तिरंगा अभियान। दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा विशेष यह खबर कि हर घर तिरंगा अभियान जो है भारत में कब चलाया गया था, तो खोपड़ी में डालना, तारीख को याद करना दोस्तों। 13 से 15 अगस्त 2022 को कब चलाया गया था देश में हर घर तिरंगा अभियान, तो 13 से 15 अगस्त 2022 के दिन, यानी कि 3 दिन 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान जो है वह चलाया गया था। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दोस्तों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला में ही यह हर घर तिरंगा अभियान देश में कब चलाया गया, तो खोपड़ी में सेट करना, 13 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक चलाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं दोस्तों देश की जनता से अपील की थी कि देश की जनता इस दिन क्या करे, 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच में प्रत्येक भारतवासी को एक तिरंगा झंडा जो है वह खरीद कर अपने घर की छत पर लगाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने यह भी अपील की थी देश की जनता से कि वह लोग, सभी लोग भारत के जो हैं वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो है उसकी डीपी को तिरंगे झंडे से रिप्लेस कर दे। तो यह था दोस्तों हर घर तिरंगा अभियान, खोपड़ी में छापना एकदम से। 13 से 15 अगस्त 2022 को क्या किया गया, हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। 3 दिवसीय यह अभियान था। जबकि आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। 12 मार्च 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी और 15 अगस्त 2023 को, यानी कि अगले वर्ष यह जो है वह पूरा हो जाएगा अपने पास में आजादी का अमृत महोत्सव। ये थी दोस्तों चर्चा आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर क्या थी, विशेष युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। दोस्तों ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपने पास में खबर थी। इस पर भी आप लोग जो है वह 5 स्टार ठोकना, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है कि देश में विशेष युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कब से लेकर कब तक किया गया था। तो तारीख दोस्तों खोपड़ी में एक बार फिर से फिट करना, 9 से 17 अगस्त 2022 को कब किया गया था देश में विशेष युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का, तो खोपड़ी में बिल्कुल से सेट कर लीजिए। 9 से 17 अगस्त 2022 के दिन देश में विशेष युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में। जो दोस्तों भारत ने 75वां स्वतंत्रता दिवस, 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया था, तो स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में विशेष युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया था। विशेष क्या था दोस्तों, यह तारीख आप लोग याद रखना। विशेष युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन भारत में कब किया गया था, 9 से 17 अगस्त 2022 को। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान ये कब चलाया गया था, तो ये भी दोस्तों खोपड़ी में सुराख कर देना कि दोस्तों जो 13 से 15 अगस्त तक भारत में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था।
ये थी दोस्तों चर्चा। अगली खबर क्या थी अपने पास में कि देश में रामसर स्थलों की संख्या 75 होगी। दोस्तों पूछ ले कि हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की संख्या या फिर रामसर साइट जो है उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी आई थी अगस्त महीने में कि देश में जो रामसर साइट है, रामसर स्थल है, उनकी संख्या बढ़कर जो है वह 75 हो गई। 21 नए आर्द्र क्षेत्र अगस्त 2022 में नामित कर दिए गए थे। जो दोस्तों अगस्त महीना था उसमें 21 नए आर्द्र क्षेत्र, कितने दोस्तों 21 नए आर्द्र क्षेत्र जो है वह अगस्त 2022 में नामित किए गए थे और भारत में 21 नए रामसर स्थलों को मान्यता मिल गई थी अपने पास में अगस्त 2022 में। और इन 21 नए आर्द्र क्षेत्रों के साथ ही देश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी मेरे शेर चित्तों, खोपड़ी में सेट करना, 75 हो गई। 75 कब हुई? जब 21 नए रामसर स्थल और जोड़ दिए गए थे अपने पास में। स्वतंत्रता के 75 वर्ष में रामसर स्थलों की संख्या 75 होगी। दोस्तों एक तरफ देश जहां पर 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या जो है वो आजादी के 75 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई? तो 75 हो गई थी अपने पास में कुल क्षेत्रफल। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये खबर पूरी की पूरी महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में तो छपने वाला है। इसी के साथ दोस्तों जो भारत में जो कुल रामसर साइट है उनका कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, ये आप लोग दोस्तों खोपड़ी में सेट कर देना। खोपड़ी को एक बार फिर से तेल पिलाना कि 13,26,677 हेक्टेयर कितना हो गया दोस्तों? भारत में रामसर साइट्स का कुल क्षेत्रफल 13,26,677 हेक्टेयर कितना हो गया दोस्तों? रामसर साइट का भारत में कुल क्षेत्रफल 13,26,677 हेक्टेयर जो है भारत में कुल रामसर साइट का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। अब पूछ ले दोस्तों कि रामसर साइट कितनी है भारत में? 75। ठोक के आना। कितने नए आर्द्र क्षेत्र घोषित किए गए अगस्त में? तो 21 नए आर्द्र क्षेत्र जो है वह अगस्त माह में घोषित किए गए और भारत में कुल रामसर साइट जो है उनका क्षेत्रफल कितना हो गया? तो 13,26,677 हेक्टेयर जो है भारत में रामसर साइट का क्षेत्रफल हो गया था। यह थी दोस्तों चर्चा। और क्या था विशेष? तो कुछ महत्वपूर्ण भूमियां दोस्तों इस पर लिखना आपकी छपेगा। हाँ दोस्तों यहां से प्रश्न आप लोगों को एक आधा प्रश्न तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। परीक्षा में एक आधा प्रश्न तो यहां से टपकने वाला है कि कुछ महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां है वो मैं आप लोगों के लिए निकाल कर लेकर आया हूं। तो हीराकुंड जलाशय, दोस्तों हीराकुंड जलाशय कहां पर स्थित है? तो खोपड़ी में छापना। हीराकुंड जलाशय जो है वह ओडिशा में स्थित है। कहां पर स्थित है? हीराकुंड जलाशय। तो दोस्तों हीराकुंड जलाशय जो है वह ओडिशा में स्थित है। इसके अलावा क्या विशेष है अपने पास में हीराकुंड जलाशय के बारे में अपने पास में? तो हीराकुंड जलाशय जो है वो दोस्तों पहली चीज तो हम लोगों ने सीख ली कि हीराकुंड जलाशय जो है वह ओडिशा में स्थित है। कौन सी नदी पर बना हुआ है अपने पास में? यह हीराकुंड बांध। तो मेरे शेर चित्तों यह जो है वो महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। और यह हीराकुंड बांध जो है देश का सबसे लंबा बांध, दोस्तों खोपड़ी में सेट करना कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है वह कौन सा है अपने पास में? तो हीराकुंड जलाशय जो है वह देश का सबसे लंबा बांध है। तो यह था दोस्तों हीराकुंड जलाशय जो कि ओडिशा में स्थित है। देश का सबसे लंबा बांध यही हीराकुंड जलाशय है जो कि महानदी पर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है मेरे शेर चित्तों? तो यह छापना आप माही बजाज सागर बांध। कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो है वह माही बजाज सागर बांध जो है वह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो कि माही नदी पर अपने पास में बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? माही नदी पर बना हुआ है। और यह माही बजाज सागर बांध जो है 3109 मीटर लंबा है। कितना लंबा है मेरे दोस्तों? माही बजाज सागर बांध जो है वह 3109 मीटर लंबा है। इसके अलावा दोस्तों सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों वो जाखम बांध है। कौन सा बांध है दोस्तों? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो है वह जाखम बांध जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। यह जाखम बांध जो है वह प्रतापगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है यह जाखम बांध मेरे दोस्तों? तो प्रतापगढ़ में स्थित है अपने पास में। और यह जाखम बांध जो है वो 81 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है दोस्तों? 81 मीटर ऊंचा। यह है दोस्तों हीराकुंड जलाशय जो कि अपने पास में ओडिशा में स्थित है। देश का सबसे लंबा बांध है, महानदी पर
पर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध जो कि माही नदी पर बना हुआ है 3109 मीटर लंबा है। सबसे ऊंचा बांध राजस्थान का वो जाखम बांध है। यह जाखम बांध मेरे शेर चीतो प्रतापगढ़ में स्थित है और यह 81 मीटर ऊंचा। यह था दोस्तों अपने पास में हीराकुंड जलाशय। हम पढ़ रहे थे कुछ महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां। हीराकुंड जलाशय ओडिशा में स्थित है। अगला देखना यशवंत सागर। यशवंत सागर आर्द्र भूमि कहां पर स्थित है, तो ये खोपड़ी में दोस्तों फिट करना कि यशवंत सागर जो है वो अपने पास में मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों ठाणे क्रीक, कौन सा दोस्तों, ठाणे क्रीक जो है वह कहां पर स्थित है, तो ठाणे क्रीक अपने पास में महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है ठाणे क्रीक, तो ठाणे क्रीक जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, कितनी ही परीक्षाओं में पूछा गया है कि मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है, तो ठोकना कहां पर स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। और देश का सबसे बड़ा, जी हां दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वह मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व देश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि अपने पास में तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों वेदांत थांगल पक्षी अभ्यारण्य, यह कहां स्थित है, तो वेदांत थांगल पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों यह भी अपने पास में तमिलनाडु में है। नोट्स में नोट डाउन करना, कॉपी में भी छापना और दिमाग में भी छापना दोस्तों। सतकोशिया गोर्ज, सतकोशिया गोर्ज कहां पर स्थित है दोस्तों, तो यह जो सतकोशिया गोर्ज है वो भी अपने पास में ओडिशा में स्थित है। हीराकुंड जलाशय ओडिशा छाप के आना, सतकोशिया गोर्ज कहां है, तो इसके लिए भी मेरे शेर चित्तों ओडिशा छाप के आना। ये कुछ महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां हैं। और कौन सी है अपने पास में देश की कुछ महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां, तो नंदा झील, नंदा झील कहां पर स्थित है मेरे दोस्तों, तो नंदा झील जो है वह गोवा में स्थित है। कौन कहां पर स्थित है, नंदा झील गोवा में स्थित है अपने पास में। इसके अलावा रंगनाथिट्टू बीएस, रंगनाथिट्टू बीएस कहां है, तो दोस्तों नाम से ही पता पड़ रहा है कि रंगनाथिट्टू बीएस जो है वह कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा सिरपुर वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड कहां पर स्थित है, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ये थी दोस्तों चर्चा देश की कुछ महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां जो हमने देखी। नंदा झील गोवा, रंगनाथिट्टू बीएस कर्नाटक में, सिरपुर वेटलैंड जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में सर्वाधिक रामसर साइट, पूछा जाए अगर दोस्तों कि देश में वर्तमान में सबसे ज्यादा रामसर स्थल यानी कि रामसर साइट कहां पर स्थित है, तो याद रखना कि देश में सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वर्तमान में तमिलनाडु में है। कहां पर है दोस्तों, तमिलनाडु में देश में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। और तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है। कितनी है, याद रखना, तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है। पहले सबसे ज्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन अब सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वह तमिलनाडु में हो गई है और तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे स्थान पर है अपने पास में उत्तर प्रदेश, अपनो उत्तर प्रदेश, अपने योगी बाबा का उत्तर प्रदेश, ये दूसरे स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों 10 रामसर साइट है। कितनी है, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। ठोकना और ओडिशा और पंजाब में, ओडिशा और पंजाब तीसरे स्थान पर है। और ओडिशा और पंजाब में दोस्तों 6 रामसर साइट है। कितनी रामसर साइट है, ओडिशा और पंजाब में, तो ओडिशा और पंजाब में 6 रामसर साइट है। राजस्थान में 2 रामसर साइट है दोस्तों। राजस्थान में कितनी रामसर साइट है, तो राजस्थान में 2 रामसर साइट है। कौन कौन सी है दोस्तों, एक तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, एक तो दोस्तों केवला देव, और एक जो है वो अपने पास में सांबर झील। ये राजस्थान में 2 रामसर साइट है। ये देख ली दोस्तों हमने सारी की सारी चर्चा रामसर साइट के बारे में। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि रामसर कन्वेंशन या फिर रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो खोपड़ी में दोस्तों छापना 1971 में हुआ था। कब हुआ था, 1971 में, वर्ष 1971 में रामसर कन्वेंशन जो है वो अपने पास में हुआ था। और ये रामसर ईरान के रामसर में स्थित है। यह रामसर जो है वह दोस्तों ईरान का एक शहर है जहां पर रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि भारत इस रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ था, तो 1 फरवरी 1982 को। कब दोस्तों, 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस रामसर कन्वेंशन पर जो है वह हस्ताक्षर कर लिए थे। ये थी दोस्तों अपने पास में चर्चा कि रामसर कन्वेंशन से संबंधित हम लोगों ने सारी की सारी चर्चा देख ली। देश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 75 हो गई है। कितना नए आर्द्र क्षेत्र घोषित किए गए, 21 नए आर्द्र क्षेत्र घोषित किए गए हैं। और रामसर साइट का भारत में क्षेत्रफल कितना हो गया, 13,26,677 हेक्टेयर देश में रामसर साइट का अपने पास में हो चुका है क्षेत्रफल। कुछ महत्वपूर्ण रामसर साइट, हीराकुंड जलाशय ओडिशा में स्थित है, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व यह तमिलनाडु में स्थित है, वेदांत थांगल पक्षी अभ्यारण्य यह तमिलनाडु में स्थित है, सतकोशिया गोर्ज जो है वह अपने पास में ओडिशा में स्थित है। इसके
इसके अलावा दोस्तों हीराकुंड जलाशय ओडिशा महानदी पर बना हुआ देश का सबसे लंबा बांध, राजस्थान माही बजाज सागर बांध माही नदी पर 3109 मीटर लंबा, राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, सबसे ऊंचा बांध राजस्थान का जाखम बांध जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है अपने पास में। इसके अलावा दोस्तों नंदा झील गोवा में स्थित है, रंगनाथिट्टू बीएस जो है वह कर्नाटक में स्थित है, सिरपुर वेटलैंड जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में सर्वाधिक रामसर साइट जो है वह अपने पास में तमिलनाडु में है जो कि 14 है, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है और ओडिशा व पंजाब में दोस्तों 6 रामसर साइट है। महत्वपूर्ण तथ्य, रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था ईरान के रामसर में और 1 फरवरी 1982 को दोस्तों भारत ने इस रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे और भारत इस रामसर कन्वेंशन में शामिल हो गया था। ये थी दोस्तों चर्चा मंकी पॉक्स की। अगली खबर देख लीजिए क्या थी, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप लोग दोस्तों फुलझड़ियां ठोक देना, परीक्षा में पूछा जा सकता है एक लाइन का सवाल कि मंकी पॉक्स के निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। जो दोस्तों हाल ही में एक नई बीमारी आई थी कोरोना के बाद में, वह थी दोस्तों मंकी पॉक्स। पूरी दुनिया को एक बार फिर से डरा कर रख दिया गया था इस मंकी पॉक्स के द्वारा। तो मंकी पॉक्स जो है उस पर निगरानी रखने के लिए या फिर उस पर नए मामलों की जानकारी रखने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो मंकी फोर्स की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। अपने पास में गठन कब किया गया, तो पहली चीज ये कि ये तारीख जो है वो दोस्तों आप लोग याद रखना, थोड़ी सी महत्वपूर्ण ये तारीख की 31 जुलाई 2022 को मंकी पॉक्स पर निगरानी के लिए इस टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था, पूछ ले तो 31 जुलाई 2022 को इस टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था अपने पास में। और इसका नेतृत्व कौन करने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया, उसका नेतृत्व कौन करने वाले हैं या फिर इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर वीके पॉल। दोस्तों खोपड़ी में छाप देना, किसको बनाया गया दोस्तों, इसका अध्यक्ष तो डॉक्टर वीके पॉल जो है उसको इस टास्क फोर्स का नेतृत्व जो है वह सौंपा गया है। और यह वीके पॉल कौन है, तो नीति आयोग के सदस्य। कौन है यह वीके पॉल, तो नीति आयोग जो है उसके सदस्य है यह वीके पॉल, जिन्हें इस मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया, उसका नेतृत्व सौंप दिया गया दोस्तों वीके पॉल को। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला कहां पर सामने आया था, यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश में सबसे पहला मंकी पॉक्स का मामला जो है वह अपने पास में केरल में सामने आया था। ये थी दोस्तों चर्चा मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन 31 जुलाई 2022, डॉक्टर वीके पॉल इसका नेतृत्व करने वाले हैं और पहला मामला इसका केरल से आया था। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली खबर क्या थी दोस्तों, देख लीजिए जल्दी से। जगदीप धनखड़ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहां पर ठोकना कि छपेगा, क्या होगा दोस्तों, छपेगा, चाहे किसी भी परीक्षा में छपे, लेकिन यह जगदीप धनखड़ वाला सवाल जो है वह छपेगा। क्यों चर्चाओं में थे जगदीप धनखड़, तो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन से बने हैं दोस्तों, देश के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, जगदीप धनखड़ जो है वह देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए थे अगस्त 2022 में। लेकिन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति है, तो दोस्तों ये नंबर आप लोग याद रखना कि जगदीप धनखड़ जो है वह देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं अपने पास में, राजस्थान के झुंझुनू के निवासी। दोस्तों ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज आपके इसलिए है क्योंकि इन जगदीप धनखड़ का संबंध जो है वह राजस्थान है। राजस्थान में भी कहां के रहने वाले हैं, तो राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले। कहां के रहने वाले हैं मेरे शेर चितों, तो राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं यह जगदीप धनखड़, जो कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। दोस्तों जगदीप धनखड़ नए उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और ममता बनर्जी के साथ इनके विवाद चलते रहते थे और हमेशा खबरों में बने रहते थे अपने पास में। जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी दोनों अपने पास में। मार्गरेट अल्वा को पराजित किया गया। जो दोस्तों विपक्ष की उम्मीदवार थी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वो थी दोस्तों मार्गरेट अल्वा। कौन थी, मार्गरेट अल्वा जो थी वह उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए विपक्ष की उम्मीदवार थी। उनको पटकनी दे दी अपने जगदीप धनखड़ ने, अपने राजस्थान के सपूत ने मार्गरेट अल्वा को पराजित कर दिया गया और देश के 14 उपराष्ट्रपति बन गए हैं अपने पास में जगदीप धनखड़। मार्गरेट अल्वा क्यों है दोस्तों, इनका भी संबंध राजस्थान से रहा है और 2012 से लेकर 2014 तक। कब तक दोस्तों, वर्ष 2012 से वर्ष 2014 तक मार्गरेट अल्वा जो है वह राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है। कहां पर रह चुकी है दोस्तों, राजस्थान की राज्यपाल रही थी और राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल यह मार्गरेट अल्वा वर्ष 2012 से लेकर
वर्ष 2014 तक रह चुकी थी। धनखड़ राजस्थान ओलंपिक संघ और राजस्थान टेनिस संघ के अध्यक्ष भी रहे। जो दोस्तों ये जगदीप धनखड़ जो कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, वह राजस्थान ओलंपिक संघ और राजस्थान टेनिस संघ जो है उसके अध्यक्ष भी अपने पास में रह चुके हैं। बात करें दोस्तों किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, किसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर हम लोग चर्चा करें उपराष्ट्रपति के बारे में, तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है वह संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो याद रखना, तो संविधान के अनुच्छेद 63 में। किसमें है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में इस उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। और भारत के संविधान में यह उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो यह भी आप लोग याद रखना, अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद, तो दोस्तों अमेरिका से यह भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद जो है वह लिया गया है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति और क्या काम करते हैं, तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए राज्यसभा का सभापति होता है। कौन होता है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होता है वह दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। इसके अलावा दोस्तों देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, वो थे दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वह अपने पास में देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसके अलावा दोस्तों इन्हीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को 5 सितंबर को, क्या दोस्तों 5 सितंबर को इन्हीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। इन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नव्य वेदांती दार्शनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नव्य वेदांती दार्शनिक जो है वह किसे कहा जाता है, तो यह भी याद रखना, नव्य वेदांती दार्शनिक जो है वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही दोस्तों नव्य वेदांती दार्शनिक कहा जाता है। ये थी दोस्तों चर्चा किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में है। यह पद अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा का सभापतित्व करता है। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन को नव्य वेदांती दार्शनिक कहा जाता है और 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थी दोस्तों चर्चा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या विशेषता अपने पास में उपराष्ट्रपति के बारे में, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों, तो आर्टिकल 66 में। किसके तहत किया जाता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 63 में है, जबकि उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन जो है वह अनुच्छेद 66 में दिया गया है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा जो दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के यानी कि लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्य इस निर्वाचन में भाग लेते हैं, चाहे वे मनोनीत हो या फिर निर्वाचित। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। दूसरे उपराष्ट्रपति थे वो थे दोस्तों जाकिर हुसैन। कौन थे दोस्तों, जाकिर हुसैन जो थे वह दूसरे उपराष्ट्रपति थे अपने पास में भारत के। ये थी दोस्तों चर्चा किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। और भारत के जो 13वें उपराष्ट्रपति थे वे थे अपने पास में दोस्तों एम वेंकैया नायडू। अपने नायडू भैया जो थे वो दोस्तों देश के 13वें जो है वह उपराष्ट्रपति थे अपने पास में। और 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो वो रहे एक तो एस राधाकृष्णन। खोपड़ी में फिट करना दोस्तों, एक बार वापस से खोपड़ी को तेल पिलाना कि अभी तक 2 ही उपराष्ट्रपति 2 बार रह चुके हैं। एक तो रहे हैं एस राधाकृष्णन और एक रहे हैं दोस्तों हामिद अंसारी। ये थी दोस्तों सारी की सारी चर्चा अपने पास में उपराष्ट्रपति के बारे में। और 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं अपने पास में जगदीप धनखड़ जो कि राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले। ये थी दोस्तों चर्चा। अगली खबर देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का निर्णय ले लिया गया। दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनके द्वारा पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का निर्णय ले लिया गया। पूछ लिया जाए परीक्षा में हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है, तो दोस्तों ठोक के आना, पेपर में छेद करके आ जाना कि पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया अपने पास में। अब जिलों की कुल संख्या 23 से बढ़कर 30 हो जाएगी। दोस्तों पहले पश्चिम बंगाल में 23 जिले थे, लेकिन अब जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो अब जिलों की संख्या बढ़कर दोस्तों 30 होने वाली है। इसी के साथ में दोस्तों बात करें अगर हम पश्चिम बंगाल
बंगाल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है दोस्तों, कौन है दोस्तों? तो दीदी यानी कि ममता बनर्जी जो है वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। कौन बनी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री? दीदी यानी कि ममता बनर्जी। खेला होवे करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई है ममता बनर्जी। दोस्तों दामोदर नदी जो है उसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी जो है उसको पश्चिम बंगाल का यानी कि वेस्ट बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? अभी तक 50 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दीदी यानी कि ममता बनर्जी है और यह ममता बनर्जी जो थी दोस्तों नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। कहां से हारी थी दोस्तों? ममता बनर्जी तो नंदीग्राम से चुनाव हारी थी अपने पास में। जो ममता बनर्जी थी दोस्तों मुख्यमंत्री जरूर बन गई लेकिन नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी, नंदीग्राम विधानसभा सीट से। और हराया किसने था दोस्तों? तो शुभेंदु अधिकारी ने। कौन से अधिकारी ने चित कर दिया था दोस्तों ममता को? तो शुभेंदु अधिकारी जो थे उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव में हरा दिया था और भवानीपुर उपचुनाव में जीत कर आई थी। कहां से जीत कर आई थी दोस्तों? भवानीपुर जो उपचुनाव हुआ था अपने पास में, भवानीपुर उपचुनाव, यहां से दोस्तों ममता बनर्जी वापस से जीत कर आई थी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई थी। ये थी दोस्तों अपने पास में चर्चा पश्चिम बंगाल के बारे में। हाल ही में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है। 23 से बढ़कर 30 जिले होने वाले हैं अपने पास में पश्चिम बंगाल में। मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी है जो कि नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी और शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। भवानीपुर उपचुनाव से जीत कर आई थी दोस्तों यह ममता और दामोदर नदी जो है उसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ये थी दोस्तों चर्चा, ये खबर आई थी पश्चिम बंगाल से। अगली महत्वपूर्ण खबर क्या थी दोस्तों? इस पर आप लोग डालना फुलझड़ियां दोस्तों, परीक्षा में छपेगा, इस पर ठोक देना कि छपने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों? यह प्रश्न छपने वाला है दोस्तों, परीक्षा में आपके सामने प्रकट हो सकता है यह प्रश्न। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य पूछा जाएगा कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों गोवा, अपना छोटा सा राज्य गोवा जो है वह देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य बन गया है। यहाँ प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, याद रखना दोस्तों, यहाँ प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल पहुंचा दिया गया है। दोस्तों गोवा जो है वह देश का पहला वह राज्य बना है जहां के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल अपने पास में पहुंचा दिया गया। तो दोस्तों याद रखना देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना? गोवा। लेकिन दोस्तों देश का पहला हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो दादर नागर हवेली और दमन दीव। जो दोस्तों दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है वह देश का पहला हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है और दादर नागर हवेली और दमन दीव में यहाँ का प्रत्येक ग्रामीण परिवार है उसको जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल अपने पास में पहुंचा दिया गया है दमन दीव व दादर नागर हवेली में। यह थी दोस्तों चर्चा। अगल इसके तहत क्यों किया गया दोस्तों? ये तो जल जीवन मिशन जो है उसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2019 से। जो दोस्तों 15 अगस्त 2019 का वो दिन था, खोपड़ी में सेट करना दोस्तों। जल जीवन मिशन जो है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2019 जो है वह दिन था जब देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था मेरे शेर चित्तों? तो ये भी छापना कि वर्ष 2024 तक टाइमलाइन क्या है दोस्तों इस जल जीवन मिशन की? तो वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित पेयजल आपूर्ति कराना। जो दोस्तों जल जीवन मिशन जो है वह 15 अगस्त 2019 से शुरू किया गया था। और क्यों शुरू किया गया था? ताकि जो वर्ष 2024 है तब तक आते आते देश का जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार है उसको पेयजल की आपूर्ति नल कनेक्शन के माध्यम से कर दी जाए। इसी क्रम में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना? तो ठोक के आना, गोवा बना। देश का पहला हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो वो दोस्तों बना है अपने पास में दमन दीव और दादर नागर हवेली। ये थी दोस्तों चर्चा। बात करें अगर हम लोग गोवा के बारे में, किसके बारे में अगर चर्चा हम लोग करते हैं? गोवा के बारे में दोस्तों। अगर गोवा का सामान्य ज्ञान अगर हम लोग जाने तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? तो प्रमोद सावंत। कौन है दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री? तो प्रमोद सावंत जो है वह गोवा के अपने पास में मुख्यमंत्री है। देश का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल में देश का सबसे छोटा राज्य जो है दोस्तों पूछा जाता है, देश
क्षेत्रफल में देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रफल में देश का सबसे छोटा राज्य जो है वह अपने पास में गोवा है। दोस्तों ये जो गोवा है उसमें सिर्फ 2 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? गोवा में सिर्फ और सिर्फ 2 जिले हैं अपने पास में। और कौन कौन से हैं वो 2 जिले? एक तो है दोस्तों अपने पास में उत्तरी गोवा। कौन सा है दोस्तों? एक तो है अपने पास में उत्तरी गोवा और एक है अपने पास में दक्षिणी गोवा। ये जो है वह गोवा के 2 जिले हैं। कौन कौन से हैं? उत्तरी गोवा और इसके अलावा दक्षिणी गोवा। इसके अलावा दोस्तों गोवा जो है उसकी राजधानी कौन सी है? तो ये भी आप लोग याद रखना, गोवा की राजधानी जो है वह अपने पास में पणजी है। कौन सी है दोस्तों गोवा की राजधानी? तो गोवा की राजधानी जो है वह अपने पास में पणजी है। इसके अलावा दोस्तों सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, दोस्तों जो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है वह अपने पास में गोवा है। कौन सा है दोस्तों? गोवा जो है वह सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? वह तो है दोस्तों आपने मोदी जी का गुजरात, लेकिन सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है वह गोवा है। तो गोवा दोस्तों सीएम यहाँ के प्रमोद सावंत, राजधानी यहाँ की पणजी, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, 2 जिले उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा है। और गोवा राज्य कब बना था दोस्तों? तो गोवा राज्य बना था अपने पास में वर्ष 1987 में। कब बना था? वर्ष 1987 में जो है वह गोवा राज्य बन गया था। इसके अलावा दोस्तों गोवा को भारत में कब मिलाया गया था? तो 1961 में। कब मिलाया गया था? भारत में 1961 में गोवा को जो है वह भारत में मिला दिया गया था। और इस गोवा पर किसका अधिकार था पहले? तो पुर्तगालियों का अधिकार था। किसका अधिकार था दोस्तों? पुर्तगालियों का अधिकार था अपने पास में इस गोवा पे। ये थी दोस्तों अपने पास में सारी की सारी चर्चा किसके बारे में? गोवा के बारे में। सीएम प्रमोद सावंत, राजधानी यहाँ की पणजी, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, सिर्फ 2 जिले उत्तरी गोवा दक्षिणी गोवा। 2 राज्य कब बना था दोस्तों? यह तो 1987 में बन गया था। 1961 में इसको भारत में मिलाया कर दिया था, भारत में विलय कर दिया गया था। और इससे पहले दोस्तों यहाँ पर पुर्तगालियों का अधिकार था। और गोवा हाल ही में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया अपने पास में गोवा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली खबर क्या थी दोस्तों? अगली खबर की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। बिहार में एक बार फिर बनी महागठबंधन सरकार। जो दोस्तों अगस्त महीना था उसकी एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर यह थी कि बिहार जो राज्य है उसमें एक बार फिर से महागठबंधन सरकार बन गई थी। नीतीश कुमार की जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। जो दोस्तों नीतीश कुमार जो है उनकी पार्टी है जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड। तो नीतीश कुमार की जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। गठबंधन सरकार चला रहे थे दोस्तों बीजेपी और जेडीयू, लेकिन नीतीश कुमार का क्या धर्म है कि वे ज्यादा दिन किसी के साथ नहीं रहते। कभी वे दोस्तों बीजेपी की गोद में जाकर बैठते हैं तो कभी वे लालुआ की गोद में जाकर बैठते हैं यानी कि आरजेडी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो बिहार में एक बार फिर महागठबंधन सरकार बन गई। नीतीश कुमार की जेडीयू से बीजेपी ने गठबंधन तोड़ लिया, जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया, जेडीयू ने आरजेडी व कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना दी। जो अपने नीतीशवा हैं दोस्तों उन नीतीशवा ने अपने पास में आरजेडी, अपने ललुआ की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर जो है वह सरकार बना ली। बीजेपी की गोद से उतरकर दोस्तों आरजेडी और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए अपने पास में अपने नीतीशवा। नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों कौन सी बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार बिहार के? तो 8वीं बार दोस्तों रिकॉर्ड बना रहे हैं नीतीश कुमार, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। दोस्तों ये तो फेविकोल के जैसे चिपक गए हैं सत्ता की कुर्सी से, यानी कि सरकार किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पर एक ही बनता है, वो है दोस्तों अपना नीतीश कुमार। फेविकोल के जोड़ के जैसे चिपक गया है दोस्तों यह नीतीश कुमार कुर्सी से। तो नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री ने, जो दोस्तों अपने पास में लालू के बिटुआ है, अपने लालू के बिटुआ यानी कि तेजस्वी यादव जो है लालू के छोटे वाले बेटे, तो लालू के बिटुआ दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। और बिहार के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो ये याद रखना आप लोग, फागू चौहान। कौन है दोस्तों बिहार के राज्यपाल? फागू चौहान जो है वह बिहार के राज्यपाल है। और इन फागू चौहान ने दोस्तों नीतीश कुमार को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। यह थी दोस्तों चर्चा कहां के बारे में? बिहार के बारे में, जहां पर फिर से एक बार महागठबंधन सरकार बन गई थी अपने पास में। बात करें अगर दोस्तों किसके बारे में? बिहार के बारे में, तो याद रखना आप लोग बिहार जो है उसका शोक जो है वो किसको कहा जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, बिहार जो है, बिहार का शोक जो है वो कहा जाता है अपने पास में कोसी नदी को। आ जाए तो ठोक के आ जाना। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है।
क्योंकि बिहार के लोग कोसी नदी को बहुत ज्यादा कोसते हैं, इसीलिए इसका नाम कोसी नदी है और बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, जो दोस्तों सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है अपने पास में, तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य अपने पास में बिहार है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 61.80% साक्षरता है। कितनी है दोस्तों बिहार में साक्षरता, तो 61.80% बिहार में साक्षरता है और देश का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वह बिहार है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में देश का सबसे बड़ा रबर डैम, जो दोस्तों देश का सबसे बड़ा रबर डैम जो है वो कहां पर बनाया गया पूछा जाएगा, तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम जो है वह बिहार में बनाया गया। कहां पर बनाया गया है, बिहार में बनाया गया है। और इस रबर डैम को क्या नाम दिया गया दोस्तों, नीतीश कुमार ने इस रबर डैम को क्या नाम दिया इसको, तो गयाजी डैम जो है वो इस रबर डैम को नीतीश कुमार के द्वारा नाम दिया गया है। और यह रबर डैम जो है वो फाल्गु नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है दोस्तों, फाल्गु नदी पर बना हुआ है। ये थी दोस्तों चर्चा बिहार के बारे में। इसका शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, 61.80% साक्षरता। सबसे बड़ा रबर डैम बिहार में बना है जो कि गयाजी डैम, इसका नाम मुख्यमंत्री के द्वारा रख दिया गया। ये थी दोस्तों अपने पास में चर्चा जो कि बिहार से खबर आ रही थी। अगली खबर देख लीजिए, प्रोजेक्ट चीता के समर्थन में इंडियन ऑयल और एनटीसीए के मध्य एवं जो दोस्तों प्रोजेक्ट चीता है उसके लिए अपने पास में इंडियन ऑयल और एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इनके मध्य अपने पास में एमओयू हो गया दोस्तों। किसके बीच में हुआ है प्रोजेक्ट चीता के समर्थन में एमओयू, तो इंडियन ऑयल और एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसके बीच में जो है वो अपने पास में एमओयू हो गया है। इंडियन ऑयल 4 वर्षों में 50.22 करोड़ का योगदान देने वाला। जो दोस्तों इंडियन ऑयल है वह अगले 4 वर्षों में प्रोजेक्ट चीता के तहत कितना योगदान करने वाला है, तो 50.22 करोड़ रुपए। दिमाग में छापना, 50.22 करोड़ रुपए जो है वह योगदान कौन करने वाला है दोस्तों, इंडियन ऑयल करने वाला है। इंडियन ऑयल CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रोजेक्ट चीता को समर्थन दे रहा है। जो दोस्तों यह इंडियन ऑयल है वह CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत प्रोजेक्ट चीता को समर्थन दे रहा है। इंडियन ऑयल ने एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया। यह थी दोस्तों चर्चा किसके बारे में, प्रोजेक्ट चीता के समर्थन में इंडियन ऑयल और एनटीसीए के मध्य में एमओयू हो गया। ये थी दोस्तों चर्चा। प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात करें तो इसके तहत चीतों को भारत में बसाया जा रहा है। जो दोस्तों चीते हैं उनको वापस से भारत में बसाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट चीता के तहत। नामीबिया से 8 चीते लाए गए। कितने चीते लाए गए दोस्तों, नामीबिया से 8 चीते मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। ये थी दोस्तों चर्चा। बात करें अगर हम लोग प्रोजेक्ट चीता के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, अगर हम लोग चर्चा करें प्रोजेक्ट चीता के बारे में, तो चीता को जो है वह 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत में चीता को कब विलुप्त घोषित कर दिया गया था, तो 1952 में दोस्तों चीता को जो है भारत में विलुप्त जो है वह घोषित किया गया था। चीते को अंतिम बार भारत में वर्ष 1952 में देखा गया था। प्रोजेक्ट चीता के तहत चीते कहां से लाए जा रहे हैं अपने पास में दोस्तों, तो यह आप लोग याद रखना कि प्रोजेक्ट चीता के तहत चीते जो है वो नामीबिया से लाए गए हैं। कहां से लाए गए हैं दोस्तों, नामीबिया से लाए गए हैं। और यह नामीबिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में, कहां पर स्थित दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है यह नामीबिया, जहां से 8 चीते लाए गए हैं। कितने चीते लाए गए हैं दोस्तों इस नामीबिया से, तो 8 चीते नामीबिया से लाए गए हैं। उन 8 चीतों में 5 मादा है। कितनी मादा है दोस्तों, 5 मादा और 3 नर है। दोस्तों जो चीते लाए गए हैं उनमें 5 मादा और 3 नर हैं। इसके अलावा दोस्तों एक मादा चीता जो है उसको पीएम ने क्या नाम दिया दोस्तों, तो इसको आशा नाम जो है वो दिया गया। एक मादा चीता है उसको आशा नाम जो है दोस्तों वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दे दिया गया। और दोस्तों 17 सितंबर 2022 को, कब, 17 सितंबर 2022 को कितने चीते छोड़ दिए गए, तो ये 8 चीते मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ दिए गए। कहां पर छोड़ दिए गए दोस्तों, कुनो नेशनल पार्क में ये 8 चीते जो है वो 17 सितंबर 2022 को छोड़ दिए गए। उस दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस था। और ये कुनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है यह कुनो नेशनल पार्क। यह था दोस्तों प्रोजेक्ट चीता। और बड़े मांसाहारी जानवरों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की पहली परियोजना है यह प्रोजेक्ट चीता, जिसमें चीते को अफ्रीका महाद्वीप से कहां पर लाया गया, अपने भारत में लाया गया था। दोस्तों प्रोजेक्ट चीता 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीते नामीबिया से लाए गए हैं। अफ्रीका से 8 चीते, 5 मादा 3 नर। एक मादा चीते को आशा नाम दिया गया
प्रधानमंत्री के द्वारा और 17 सितंबर 2022 को 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिए गए थे। और इसके लिए एमओयू किसके बीच में हुआ दोस्तों, तो इंडियन ऑयल और एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बीच में एमओयू हो गया था। स्क्रीनशॉट लेना चाहे दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली खबर क्या थी दोस्तों, जल्दी से देख लीजिए। देश के सबसे भरोसेमंद संस्थान, जो दोस्तों देश के सबसे भरोसेमंद संस्थान कौन से हैं, देश की जनता को सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है, इसके लिए सर्वे किसके द्वारा किया गया, तो इप्सोस इंडिया के द्वारा। एक तो याद रखना दोस्तों, देश के सबसे भरोसेमंद संस्थान जो है उसका सर्वे जो है इप्सोस इंडिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, इप्सोस इंडिया के द्वारा किया गया। और ये सर्वे क्या कहता है अपने पास में, तो खोपड़ी में छापना। प्रथम स्थान पर कौन है इस सर्वे में, तो डिफेंस फोर्सेस। जो दोस्तों भारत के लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है, तो अपनी डिफेंस फोर्सेस पर है। किस पर है, डिफेंस फोर्सेस पर है। और 65% लोगों को, देश के 65% लोग ऐसे हैं जिनको अपने सशस्त्र बलों पर और डिफेंस फोर्सेस पर जो है वह पूरा भरोसा है। किस पर है दोस्तों, डिफेंस फोर्सेस पर देश के लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है। दूसरे स्थान पर है दोस्तों अपने पास में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वह दूसरे स्थान पर है। और देश के 50% लोगों को, कितने लोगों को दोस्तों, देश के 50% लोगों को जो है वो आरबीआई पर भरोसा है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा स्थान है अपने प्रधानमंत्री के, आपने मोदी जी पर जो है वो देश के तीसरे स्थान पर है मोदी जी। और देश के तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा भरोसा देश के प्रधानमंत्री पर है लोगों को, और 49% लोगों को, कितने परसेंट, देश के 49% लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री पर पूरे तरीके से भरोसा है। और चौथे स्थान पर है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर देश के 47% लोगों को भरोसा है। दोस्तों ये थी चर्चा। न्यूनतम विश्वसनीय संस्थान कौन से हैं इस सर्वे के अनुसार, तो न्यूनतम विश्वसनीय संस्थान है दोस्तों एक तो राजनेता, जो है नेता होते हैं दोस्तों, उन पर देश की जनता को ज्यादा भरोसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 16% लोग ऐसे हैं 100% में से जिनको देश के राजनेताओं पर भरोसा है, सबसे कम भरोसा है। और इसके अलावा राजनीतिक दल जो हैं उन पर भी दोस्तों देश के लोगों को ज्यादा भरोसा नहीं है, सिर्फ 17% लोगों को ही राजनीतिक दलों पर भरोसा। ये थी दोस्तों चर्चा देश के सबसे भरोसेमंद संस्थान। सर्वे किसके द्वारा किया गया, तो खोपड़ी में फिट करना, इप्सोस इंडिया के द्वारा यह सर्वे किया गया था। देश के लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा डिफेंस फोर्सेस पर है जो कि 65% लोग है। आरबीआई पर 50% लोगों को भरोसा है, आरबीआई दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री जो है वो तीसरे स्थान पर है, देश के 49% लोगों को प्रधानमंत्री पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट पर दोस्तों 47% लोगों को भरोसा है। न्यूनतम विश्वसनीय संस्थान जो है वह अपने पास में राजनेता है जिन पर सिर्फ 16% लोगों को भरोसा है। और राजनीतिक दलों पर दोस्तों 17% लोगों को भरोसा। ये थी दोस्तों चर्चा। दूसरे स्थान पर था अपने पास में आरबीआई। बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, आपने आरबीआई के बारे में। किस पर दोस्तों, आरबीआई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देश के सबसे बड़े गल्ले के बारे में चर्चा कर लेते हैं, नोट जहां से निकलते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई एक्ट कब आया था, तो खोपड़ी में छापना दोस्तों 1 अप्रैल 1934 के दिन। कब आया था दोस्तों आरबीआई एक्ट, तो 1 अप्रैल 1934 के दिन आरबीआई एक्ट आ गया था अपने पास में। और आरबीआई जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में, वर्ष 1935 में इस आरबीआई की स्थापना हो गई थी। और इस आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे अपने पास में, तो ये भी दोस्तों खोपड़ी में फिट कर देना, खोपड़ी के अंदर तेल पिलाकर डाल देना आप लोग कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे अपने पास में ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे दोस्तों आरबीआई के प्रथम गवर्नर, तो ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वह अपने पास में आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है वह अपने पास में शक्तिकांत दास है। कौन है दोस्तों आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, तो शक्तिकांत दास जो है वह वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। ये थी दोस्तों चर्चा आरबीआई के बारे में अपने पास में, जिसकी स्थापना इसका एक एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 1934 के दिन आया था। स्थापना 1935 में हुई थी। प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और वर्तमान में इसके गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास है। और देश के सबसे भरोसेमंद संस्थान में दूसरा स्थान जो है वह अपने पास में आरबीआई का है। पहले स्थान पर है दोस्तों डिफेंस फोर्सेस। कौन है दोस्तों पहले स्थान पर, तो डिफेंस फोर्सेस जो है वह अपने पास में पहले स्थान पर है। बात करें डिफेंस फोर्सेस के बारे में, तो सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, सेना दिवस मनाया जाता है अपने पास में 15 जनवरी के दिन। कब मनाया जाता है सेना दिवस, तो 15 जनवरी जो होती है उस दिन अपने पास में सेना दिवस मनाया जाता है। इस बार जो है वो सप्तशक्ति कमान की ओर से, कौन सा दोस्तों, सप्तशक्ति कमान की ओर से 74वां सेना दिवस। कौन सा सेना दिवस, 74वां सेना दिवस जो है वो अपने पास में कहां पर मनाया गया अपने पास में, तो 74वां सेना दिवस सप्तशक्ति कमान की ओर से आपनो जयपुर में मनाया गया था। कहां पर मनाया गया था, जयपुर में मनाया गया था। और 15 जनवरी के दिन सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी
1949 को KM करियप्पा ने फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान अपने पास में ले ली थी। ये थी दोस्तों चर्चा डिफेंस फोर्सेस के बारे में। इसके अलावा दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कौन दोस्तों? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हाल ही में देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन से बने हैं? दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो है दोस्तों अनिल चौहान। कौन बने दोस्त देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है वह देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे वो थे अपने पास में जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। उनके बाद में दूसरे डिफेंस स्टाफ बने अपने पास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो बने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या करता है? रक्षा मंत्री जो होता है उसका प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके अलावा दोस्तों तीनों सेना के तीनों अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल बिपिन रावत जो है उनके नाम पर किबिथु सैन्य शिविर, जो किबिथु सैन्य शिविर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो जनरल बिपिन रावत गैरीसन कर दिया गया। ये थी दोस्तों चर्चा डिफेंस फोर्सेस के बारे में और आरबीआई के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द ले सकते हैं। ये थी दोस्तों चर्चा। अगली खबर क्या थी? अगली खबर की ओर प्रस्थान करना। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट, ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग खोपड़ी में सेट कर देना। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट कहां पर बनने वाला है? तो मध्य प्रदेश में। पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां पर बनने वाला है, तो खोपड़ी में छापना। खोपड़ी में दोस्तों आप लोग तेल पिलाना। कहां पर बनने वाला है? मध्य प्रदेश में बनने वाला। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। पूछे मध्य प्रदेश में भी कहां पर बनने वाला है? तो दोस्तों याद रखना अपने मामा का जो मध्य प्रदेश है उसका एक जिला अपने पास में खंडवा। कौन सा जिला दोस्तों? खंडवा जिले में यह विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनने वाला है। 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करना इसका उद्देश्य है। दोस्तों जो वर्ष 2022-23 होगा तब तक ये जो तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है वह 600 मेगावाट बिजली जो है वह पैदा करने वाला है। यह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओंकारेश्वर बांध पर बनेगा। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य है, जिला जो है वह खंडवा है। 600 मेगावाट क्षमता स्थापित कर दी जाएगी 2022-23 तक। लेकिन दोस्तों इस बांध का नाम भी आप लोग याद रखना, कौन से बांध पर बनने वाला है यह तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट? तो ओंकारेश्वर बांध पर बनने वाला है। कौन से बांध पर बनने वाला है मेरे शेर चीतों, मेरे लालो लालियों? तो ओंकारेश्वर बांध पर बनने वाला है अपने पास में। अनुमानित व्यय कितना दोस्तों? तो 3000 करोड़ रुपए। कितना खर्चा करने वाली है सरकार इस तैरते हुए सोलर पावर प्लांट पर? तो 3000 करोड़ रुपए के व्यय से यह तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट अपने मामा के मध्य प्रदेश में बनने वाला है। क्षेत्र कितना होगा? तो 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में। कितने में दोस्तों? लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत होगा। यह देश का और विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट। ये थी दोस्तों चर्चा देश के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट के बारे में। विश्व के मध्य प्रदेश के खंडवा में 600 मेगावाट क्षमता स्थापित की जाएगी 2022-23 तक। ओंकारेश्वर बांध पर बनने वाला है। 3000 करोड़ रुपए इस पर व्यय होगा और 2000 हेक्टेयर क्षेत्र पर। कितने दोस्तों? 2000 हेक्टेयर क्षेत्र पर यह बनने वाला है। बात करें दोस्तों अगर अपने पास में ओंकारेश्वर बांध के बारे में, किसके बारे में मेरे शेर चीतों, मेरे लालो लालियों? बात करें अगर हम लोग ओंकारेश्वर बांध के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो यह ओंकारेश्वर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों छापना नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? यह ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और यह नर्मदा नदी जो है वो 1312 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है दोस्तों? 1312 किलोमीटर लंबी है यह नर्मदा नदी, जिस पर ओंकारेश्वर बांध अपने पास में बना हुआ है। इसके अलावा अरब सागर में गिरने वाली, दोस्तों जो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली कौन सी? अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है अपने पास में? तो यही नर्मदा नदी है जो कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है अपने पास में। ये थी दोस्तों चर्चा ओंकारेश्वर बांध के बारे में। नर्मदा नदी पर बनेगा। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। और दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो वह अपने पास में नर्मदा नदी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली खबर क्या थी दोस्तों? जल्दी से जल्दी इस सेशन को हम लोग समाप्त कर देते हैं। लंगट सिंह कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब, जो दोस्तों क्यों चर्चाओं में थी, यह लंगट सिंह कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब, नाम बड़ा इसका अद्भुत है। लंगट सिंह कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया। पूछा जाए हाल ही में लंगट सिंह कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया। किसको कर दिया गया अपने पास में? इसको लंगट सिंह कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब को। कहां पर स्थित है यह एस्ट्रोनॉमी लैब? तो मुजफ्फरपुर जिले के लंगट सिंह कॉलेज में स्थित।
दोस्तों ये जो लंगट सिंह कॉलेज है वो कहां पर स्थित है अपने पास में, तो मुजफ्फरपुर में। कहां पर है दोस्तों यह लंगट सिंह कॉलेज, तो शेर चित्तों याद रखना मुजफ्फरपुर में यह लंगट सिंह कॉलेज स्थित है। और यह मुजफ्फरपुर जो है वो अपने पास में बिहार में स्थित है। मुजफ्फरपुर बिहार के लंगट सिंह कॉलेज स्थित 106 वर्ष पुरानी, दोस्तों बहुत ही ज्यादा पुरानी है, लगभग 106 वर्ष पुरानी है यह लंगट सिंह कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब। 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो यूनेस्को के द्वारा इसको धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया। लंगट सिंह कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1899 में। ठोकना दोस्तों खोपड़ी में, 1899 में इस लंगट सिंह कॉलेज की अपने पास में स्थापना की गई थी। और ये लंगट सिंह कॉलेज बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। अगली खबर देखना दोस्तों, सेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया में समझौता हो गया। सेना और डीएफआई में समझौता हो गया। समझौता क्यों हुआ, डीएफआई का पूरा नाम क्या दोस्तों, तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वह इस डीएफआई का पूरा नाम है। याद रखना डीएफआई यानी कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ड्रोन के विकास हेतु समझौता। सेना जो है उसने डीएफआई यानी कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता क्यों किया है, तो ड्रोन के विकास हेतु। जो दोस्तों सेना और डीएफआई दोनों मिलकर अपने पास में ड्रोन का विकास करने वाले हैं भारत में, ताकि नल्ले पाकिस्तान को और चिंदी चीन को जरूरत पड़ने पर इसकी औकात दिखाई जा सके इन ड्रोन के माध्यम से अपने पास में। सेना की ओर से एडीबी यानी कि दोस्तों आर्मी डिजाइन ब्यूरो, सेना की ओर से दोस्तों एडीबी यानी कि आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने डीएफआई से समझौता किया। जो दोस्तों सेना थी, सेना की तरफ से एडीबी यानी कि आर्मी डिजाइन ब्यूरो जो थी उसने डीएफआई से समझौता किया। और क्यों किया एडीबी ने डीएफआई से समझौता, क्योंकि दोस्तों यह एडीबी यानी कि आर्मी डिजाइन ब्यूरो जो है वह भारतीय सेना की नोडल एजेंसी, याद रखना भारतीय सेना की नोडल एजेंसी कौन है, तो आर्मी डिजाइन ब्यूरो जो है वह भारतीय सेना की नोडल एजेंसी। ये थी दोस्तों चर्चा, सेना और डीएफआई में समझौता क्यों हुआ, तो खोपड़ी में छापना दोस्तों ड्रोन के विकास हेतु समझौता किया गया था। ये थी दोस्तों चर्चा। अगली खबर देख लीजिए अपने पास में, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू। यह दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपने पास में खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग जो है वह शुरू हो गई। कब से शुरू हो गई, तो खोपड़ी में फिट करना इस तारीख को 26 अगस्त 2022 को। दोस्तों तारीख पे तारीख, लेकिन यह तारीख अपने को याद रखनी पड़ेगी। 26 अगस्त 2022 को इस सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई। यानी कि 26 अगस्त 2022 के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्यवाही अपने पास में होती है उसको जनता जो है वह लाइव जुड़कर देख सकती है। यह थी दोस्तों चर्चा, क्योंकि 26 अगस्त 2022 से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई थी। एनवी रमन्ना के कार्यकाल के अंतिम दिन यह व्यवस्था की गई। जो दोस्तों 26 अगस्त 2022 का दिन था वो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, कौन से नंबर के थे ये, एनवी रमन्ना, तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे एनवी रमन्ना। उनका जो कार्यकाल का अंतिम दिन था और जाते जाते दोस्तों रमन्ना एक काम करके गए कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का लाइव स्ट्रीमिंग अपने पास में शुरू कर दी थी। अपने पास में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा दोस्तों, तो ये खोपड़ी में फिट करना। दोस्तों इसके लिए खोपड़ी को तेल पिलाना आप लोग की गुजरात हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट था जिसने लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत सबसे पहले की थी, तो वो था अपने पास में गुजरात हाई कोर्ट। लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला पहला हाई कोर्ट जो था वह था अपने पास में गुजरात हाई कोर्ट था। 25 हाई कोर्ट में से जो दोस्तों देश है उसमें कुल कितने हाई कोर्ट है, कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 हाई कोर्ट में से 6 हाई कोर्ट, 25 में से दोस्तों कितने हाई कोर्ट, 25 में से 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो कि अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर कर सकते हैं। तो दोस्तों 25 हाई कोर्ट हैं, उनमें से 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनमें क्या कार्यवाही चल रही है उसे आप लोग यूट्यूब पर जाकर लाइव देख सकते हैं। दोस्तों कितनी ही बार मैंने देखा है इस लाइव कार्यवाही को, और आप लोग भी दोस्तों यूट्यूब पर जाकर इन हाई कोर्ट की कार्यवाही को देख सकते हैं कि किस प्रकार से जज अपना काम करते हैं। 6 हाई कोर्ट कौन कौन से हैं दोस्तों, ये एक तो आपनो मोदी जी को गुजरात, एक है दोस्तों उड़ीसा, एक है कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है। दोस्तों जो 6 हाई कोर्ट है गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज क्या कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत कब की गई, 26 अगस्त 2022 से की गई। एनवी रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। कौन से दोस्तों, एनवी रमन्ना जो है वह देश के 48वें चीफ जस्टिस इंडिया कौन थे दोस्तों, वो थे अपने पास में एनवी रमन्ना। दोस्तों इसके बाद में 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे देश के, वो थे अपने पास में यू ललित। कौन थे दोस्तों, यू ललित, उदय उमेश ललित, ये जो थे देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन अभी हाल ही में सबसे बड़ा 5 स्टार प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो वो है दोस्तों अपने पास में डी वाई चंद्रचूड़। कौन बने हैं दोस्तों, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाल ही में देश के नए चीफ
जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं दोस्तों DY चंद्रचूड़। 48वें मुख्य न्यायाधीश थे वो थे अपने पास में NV रमन्ना। इससे पहले दोस्तों जो भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो 47वें मुख्य न्यायाधीश थे वो थे अपने पास में शरद अरविंद बोबड़े। कौन थे दोस्तों, शरद अरविंद बोबड़े जो थे वो अपने पास में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनके बाद में बने थे दोस्तों NV रमन्ना जो कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। 49वें मुख्य न्यायाधीश थे UU ललित जो कि अभी रिटायर हो गए, और उनके स्थान पर 50वें मुख्य न्यायाधीश बने देश के DY चंद्रचूड़। और ये DY चंद्रचूड़ जो हैं इनके पिता जो हैं YV चंद्रचूड़ वो भी देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। ये थी दोस्तों चर्चा अपने पास में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। अगली खबर देख लीजिए, सर्वाधिक विधानसभा की बैठकें। दोस्तों जो सर्वाधिक विधानसभा की बैठकें आयोजित करने वाला राज्य कौन सा बना है, इसके लिए शोध किया था PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा। किसके द्वारा किया गया यह शोध, तो PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च जो है उसके द्वारा यह शोध किया गया। सर्वाधिक विधानसभा की बैठकें पिछले वर्ष में कहां पर हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों केरल में। कहां पर हुई थी, केरल में। और 61 दिन कितने दिन हुई थी दोस्तों विधानसभा की बैठकें केरल में, तो 61 दिन हुई थी। ओडिशा में दूसरे स्थान पर था और ओडिशा में 43 दिन हुई थी। कितने हुई थी दोस्तों, ओडिशा में 43 दिन विधानसभा की बैठकें हुई थी। और कर्नाटक तीसरे स्थान पर था सर्वाधिक विधानसभा की बैठकों के मामले में, और कर्नाटक में 40 दिन विधानसभा की बैठकें हुई थी अपने पास में। तो याद रखना दोस्तों सर्वाधिक विधानसभा की बैठकें कहां पर होती है, केरल में 61 दिन। दूसरे स्थान पर ओडिशा जहां पर 43 दिन विधानसभा की बैठकें होती है, और तीसरे स्थान पर अपने पास में कर्नाटक जहां पर 40 दिन विधानसभा की बैठकें होती है। और यह शोध जो है वह PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा किया गया था। अगली खबर देख लीजिए दोस्तों, 0.5140 का नाम बदल दिया गया। जो दोस्तों 0.5140 जो चोटी है उसका नाम बदल दिया गया, और इसका नया नाम क्या होगा, तो याद रखना दोस्तों गन हिल। 0.5140 है उसका नया नाम क्या कर दिया गया अपने पास में, तो गन हिल जो है वह इस 0.5140 का नया नाम कर दिया गया। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित है। जो दोस्तों यह 0.5140 जो है वह कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित है अपने पास में। ऑपरेशन विजय के गनर्स के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए जो दोस्तों 1999 में पाकिस्तान ने नापाक इरादों से भारत पर आक्रमण किया था, उनमें जो गनर्स शहीद हो गए थे उन गनर्स के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए इस 0.5140 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका नाम बदलकर दोस्तों गन हिल कर दिया गया अपने पास में। ऑपरेशन विजय के बारे में 3 मई 1999 से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 3 मई 1999 के दिन यह ऑपरेशन विजय जो है वह शुरू हुआ था, और 26 जुलाई 1999 को पूर्ण हुआ था। कब पूर्ण हुआ था दोस्तों, 26 जुलाई 1999 को यह ऑपरेशन विजय पूरा हुआ था। इसीलिए दोस्तों 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है अपने पास में, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस जो है वह अपने पास में 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ऑपरेशन कारगिल विजय दिवस, तो 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और यह कारगिल जो है लद्दाख का जिला है। किसका जिला है दोस्तों, कारगिल जो है वह लद्दाख का जिला है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का जिला है अपने पास में यह कारगिल। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है उसमें सिर्फ 2 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ 2 जिले हैं। कौन कौन से हैं वो 2 जिले, एक तो है अपने पास में लेह और एक है अपने पास में कारगिल। और कारगिल के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस अपने पास में मना दिया जाता है। और दोस्तों 0.5140 इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो खोपड़ी में फिट करना कि आप लोग नया नाम जो है वह इसका बदलकर अपने पास में गन हिल कर दिया गया। ये थी दोस्तों चर्चा। अगली खबर देख लीजिए अपने पास में, नेक्स्ट खबर क्या थी, राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल दिया गया। जो दोस्तों केंद्र सरकार है उसने राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल दिया गया। खोपड़ी में फिट कर देना कि राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान जो है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय। पूछ ले कि हाल ही में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान जो है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है इसका नाम बदलकर रख दिया गया। ये थी दोस्तों चर्चा। इसी के साथ अपनी आज की अंतिम खबर, संस्कृत ग्राम कहां पर बनाए जाएंगे, इस पर दोस्तों आप 5 स्टार ठोकना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अपने पास में महत्वपूर्ण है। संस्कृत ग्राम, देश में संस्कृत ग्राम जो है वो कहां पर बनाए जाएंगे, तो अपने पास में उत्तराखंड में। कहां पर बनाए जाएंगे दोस्तों संस्कृत ग्राम, तो उत्तराखंड जो राज्य है वहां पर संस्कृत ग्राम बनाए जाएंगे अपने पास में। प्रत्येक जिले में एक गांव संस्कृत ग्राम बनेगा। जो दोस्तों उत्तराखंड अपने पास में राज्य है उसका जो प्रत्येक जिला है उस प्रत्येक जिले में एक गांव को संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। उस गांव के लोग आपस में बोलचाल के लिए भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे और सारे कार्य वहां पर संस्कृत भाषा में किए जाएंगे। 13 जिलों में 13 संस्कृत ग्राम बनेंगे।
जो दोस्तों अपना उत्तराखंड राज्य है उसमें कुल 13 जिले हैं, तो 13 जिलों में प्रत्येक जिले में एक संस्कृत गांव बनेगा, तो 13 जिलों में कुल 13 संस्कृत गांव अपने पास में बनने वाले हैं। ये थी दोस्तों चर्चा संस्कृत गांव के बनने में। उत्तराखंड में बनेंगे, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत गांव बनेगा और 13 जिलों में 13 संस्कृत गांव बनने वाले हैं। ये थी दोस्तों चर्चा। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम चर्चा करें उत्तराखंड के बारे में, दोस्तों अगर हम लोग चर्चा करें उत्तराखंड के बारे में तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखना पुष्कर सिंह धामी। कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी जो है वह अपने पास में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। कौन है दोस्तों? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वह अपने पास में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। यह पुष्कर सिंह धामी जो खटीमा विधान सीट से चुनाव हार गए थे। कहां से चुनाव हारे दोस्तों? खटीमा विधानसभा सीट जो है वहां से चुनाव हारे थे। दोस्तों ये जो पुष्कर सिंह धामी जो है वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है वो जरूर बन गए, लेकिन खटीमा विधान सीट जो है उससे चुनाव में खड़े हुए थे ये पुष्कर सिंह धामी और वहां से चुनाव हार गए। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे अपने पास में। और जीत के कहां से आया दोस्तों? चंपावत उपचुनाव से जीते। कहां से जीते दोस्तों? चंपावत उपचुनाव जो था, चंपावत विधानसभा सीट थी, उसके लिए जो उपचुनाव आयोजित किया गया था अपने पास में, उसमें जीत गए थे। दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धामी खटीमा से हार गए, चंपावत विधानसभा चुनाव में ये जो है वो अपने पास में चुनाव जीत गए हैं। उत्तराखंड जो है उसकी विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? तो अभी उत्तराखंड राज्य जो है उसकी विधानसभा अध्यक्ष बनी अपने पास में रितु खंडूरी। कौन है दोस्तों उत्तराखंड राज्य की विधानसभा अध्यक्ष? तो रितु खंडूरी जो है वह अपने पास में उत्तराखंड राज्य की विधानसभा अध्यक्ष है और उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जो है बनी है अपने पास में रितु खंडूरी। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है अपने पास में रितु खंडूरी। ये जो उत्तराखंड राज्य है उसका गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 9 नवंबर 2000 के दिन। कब हुआ था दोस्तों? 9 नवंबर 2000 जो था वो दिन था जब अपने पास में उत्तराखंड राज्य का अपने पास में गठन हुआ था। उत्तराखंड राज्य की कितनी राजधानियां अपने पास में? तो 2 राजधानियां। कितनी है दोस्तों उत्तराखंड की राजधानियां अपने पास में? तो उत्तराखंड जो अपने पास में राज्य है उसकी अपने पास में 2 राजधानियां। कौन कौन सी है 2 राजधानियां? एक तो है दोस्तों अपने पास में देहरादून। कौन सी है अपने पास में? उत्तराखंड की एक राजधानी तो है अपने पास में देहरादून और एक है अपने पास में गैरसैंण। कौन सी है दोस्तों? एक तो रहा है अपने पास में देहरादून और एक है अपने पास में गैरसैंण। ये दोनों ही राजधानियां अपने पास में उत्तराखंड की 2 राजधानियां अपने पास में। यह देहरादून जो है वो शीतकालीन राजधानी है। कौन सी राजधानी है दोस्तों? देहरादून तो शीतकालीन राजधानी है और यह गैरसैंण जो है वो अपने पास में ग्रीष्मकालीन राजधानी है अपने पास में। ये थी दोस्तों चर्चा किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में हम लोगों ने अपने पास में चर्चा की थी। इसके अलावा दोस्तों 4 धाम परियोजना। कौन सी चर्चा? इसके अलावा 4 धाम परियोजना जो है वह अपने पास में कहां पर चलाई जा रही है? ये जो उत्तराखंड राज्य है वहीं पर अपने पास में 4 धाम परियोजना चलाई जा रही है और इस 4 धाम परियोजना के तहत चारों जो तीर्थ स्थल है अपने पास में हिंदुओं के उन्हें जोड़ा जा रहा है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन सभी को दोस्तों इस 4 धाम परियोजना के द्वारा जोड़ा जा रहा है। किसको जोड़ा जा रहा है दोस्तों इस 4 धाम परियोजना के तहत? तो केदारनाथ हो गया दोस्तों। केदारनाथ के अलावा दोस्तों इसके तहत जो है वो 4 जो तीर्थ स्थल हैं, चारों जो अपने पास में केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसके अलावा दोस्तों गंगोत्री और यमुनोत्री, इन सभी को इस 4 धाम परियोजना के तहत अपने पास में सड़क मार्ग से अच्छी कनेक्टिविटी के लिए जोड़ा जा रहा है। ये थी दोस्तों चर्चा उत्तराखंड के बारे में। मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर सिंह धामी जो कि खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए, चंपावत उपचुनाव में जीत गए। अपने पास में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जो कि यहाँ की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। 4 धाम परियोजना उत्तराखंड में चलाई जा रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 के दिन हुआ था। यहाँ पर 2 राजधानियां हैं। कौन सी है? देहरादून और गैरसैंण। देहरादून दोस्तों यहाँ की शीतकालीन राजधानी है, वहीं गैरसैंण जो है वह इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये थी दोस्तों अपने पास में चर्चा किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। आज हम लोगों ने एक ही क्लास के अंदर, जी हाँ दोस्तों, एक ही क्लास के अंदर हम लोगों ने पूरी तरह से अगस्त माह की जो राष्ट्रीय समसामयिकी थी, अगस्त माह में जो घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर घटित हो रही थी, उन सभी घटनाओं को हमने मिटियामेट कर दिया। उन सभी घटनाओं को हम लोगों ने दोस्तों सुपड़ा साफ कर दिया। दोस्तों इसी के साथ अपनी तैयारी को धार देने के लिए सारथी एकेडमी के YouTube चैनल से जुड़ जाइए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए कीजिए। और इसके साथ में दोस्तों जो हम लोग पढ़ते हैं वो जो भी PDF है वो आप सारथी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।